हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। आज संडे की सुबह की आपको बधाई। आज हम संडे की हमारी पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं और आज की कहानी को सुनने के बाद मैं पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ आप पूरा दिन बेहतर महसूस करेंगे और आपको अंतरात्मा से खुशी मिलेगी। क्योंकि आज पहली कहानी का चुनाव करना था तो बहुत ही असमंजस सी परिस्थिति थी। आखिर किस विषय पर आज की कहानी कहा जाए? अच्छाई पर, वाणी पर, पर्सनालिटी पर, आत्मविश्वास पर या फिर बच्चों पर? बहुत सोच विचार करने के बाद अंततः हमें हमारा विषय मिल ही गया और यकीन मानिए आपको भी लगेगा इसी विषय पर ही हमें हमारी आज की पहली कहानी सुनानी चाहिए थी। आज जिस विषय पर आप कहानी सुनने जा रहे हैं इसकी आपको जन्म से लेकर अंत समय मुक्ति तक जरूरत पड़ती है। जैसे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक हमें जीवित रहने के लिए भोजन, श्वास व पानी की जरूरत पड़ती है, मैं कहूँगी उतनी ही जरूरत या उससे ज्यादा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। हमें जरूरत होती है प्रेम की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रेम की। तो हमारी आज की कहानी प्रेम पर आधारित है। जो 3 कहानियां आप सुनेंगे, तीनों ही कहानियां सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का तोड़ या मरोड़ नहीं किया गया है। तो हमारी कहानियों का शीर्षक है, सबसे पहली जो कहानी आप सुनेंगे, फर्राटेदार गाली या 2 अक्षर का शब्द सोना। दूसरी जो हमारी कहानी है, 60 साल का बूढ़ा और युवा नौजवान। तीसरी कहानी का हमारा शीर्षक है, आपके होने से फर्क पड़ता है। दोस्तों, आज की तीनों कहानियों को अंत तक जरूर सुने और आपको लगे इन कहानियों को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं तो हमारे चैनल को अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। मदर टेरेसा को आप जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे वो दुनिया में क्या देखिए गई। मदर टेरेसा ने कहा है, जहाँ भी जाओ प्रेम बांटते चलो। शुरुआत अपने घर से करो। अपने बच्चों, पति पत्नी, पड़ोसी को प्रेम दो। जो भी तुमसे मिलने आए पहले से ज्यादा खुश होकर ही लौटे। ईश्वर की दयालुता के जीते जागते उदाहरण बनो। दयालुता आपके समूचे व्यक्तित्व में, आपके चेहरे, आँख, मुस्कुराहट और शब्दों में झलकनी चाहिए। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। शीर्षक है, फर्राटेदार गाली या 2 अक्षर का शब्द सोना। मीना एक 40 वर्षीय महिला है और वह कॉलेज में प्रोफेसर है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर वह नित्य शारीरिक व्यायाम व सुबह की मीठी धूप लेने के लिए वह पास के ही पार्क में जाने लगी, जहाँ चारों तरफ हरियाली थी और जगह जगह रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। पार्क विशाल का एरिया में फैला हुआ था और जहाँ सुबह शाम छोटे बच्चों से लेकर 80 वर्षीय बुजुर्गों तक का तांता लगा रहता था। क्योंकि पार्क काफी बड़ा था तो वहाँ पर तरह तरह की गतिविधियां या कहें खेलकूद हुआ करते थे। जैसे सैनिक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आते थे, बैडमिंटन वालों का अलग अलग ही ग्रुप था, क्रिकेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। 10 से 20 अलग अलग समूहों में लोग क्रिकेट खेला करते थे, जिससे 2 से 2.5 साल के उम्र के बच्चों से लेकर 35 से 40 वर्षीय लोगों का ग्रुप था। और एक खेल का ग्रुप ऐसा था जो हर किसी को आकर्षित करता था। वह ग्रुप था स्केटिंग का ग्रुप। फार्मूला 1 कार की रेस की तरह स्पीड से बच्चे यहाँ से लेकर वहां तक स्केटिंग किया करते थे। सीमेंट की रोड पर 25-30 बच्चों के स्केट्स के घर्षण की आवाज प्राणायाम और योगासन कर रहे लोगों को न चाहते हुए भी उनकी तरफ देखने को मजबूर कर दिया करती थी। और देखने पर क्या दिखता था, इतने छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं जो शायद अभी भी डायपर पहनते होंगे या रात में बिस्तर गीला करते होंगे। रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह एक के पीछे एक वो तीव्रता से स्केटिंग करते और जहाँ पर स्केटिंग की क्लास होती थी वो जगह लगभग 4 से 5 एकड़ रही होगी। बच्चे उसकी आधी ही जगह पर स्केटिंग करते थे, आधी जगह खाली थी। तो आसपास की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की टोली वहां पर आकर क्रिकेट खेला करती थी, जिनकी उम्र 10 से 15 वर्ष रही होगी। उन बच्चों में एक बात एकदम खास थी। आप जानना चाहेंगे उनमें क्या खास बात थी? वो बच्चे
फर्राटेदार गालियां देते थे। तेरी माँ की, तेरी बहन की, हरामी, कुत्ते, फलाना ढलाना, जिसे शायद अभी मैं उच्चारण भी ना कर सकूं। सर्वप्रथम हम माफी चाहते हैं कि आज की कहानी में हमने अपशब्द का प्रयोग किया, पर कहानी को सही मायने में पेश करने के लिए यह आवश्यक था। शायद इसके बगैर कहानी के असली मैसेज को हम आप तक नहीं पहुंचा पाते, तो इसके लिए माफी। अब एक दिन स्केटिंग ग्रुप रोज की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पर किसी नए बच्चे का एडमिशन हुआ था जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, और उसकी मम्मी, जो कि उस एरिया की नई एसडीएम थी, वो भी अपने बच्चे को लेकर आई थी। 5 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा, जिसे आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही बोलेगा। क्रिकेट वाले बच्चे अपनी मीठी वाड़ी में सहज सा मीठा गालियां लगातार देते रहते थे। वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, उनकी आदत थी जैसे हम, मैं और तुम बोलते हैं वैसी वो आम भाषा में गालियां दिया करते थे। मीना जब भी पार्क जाती तो वो स्केटिंग वाले बच्चों को देखने के लिए 5 मिनट वहीं रुक जाती, और थोड़ी ही दूर पर उसने अपने रोज की बैठने की जगह बना ली थी, जहाँ पर वो योग और प्राणायाम किया करती थी। साथ ही 10 मिनट प्रेरणात्मक पुस्तक पढ़ लिया करती थी। अब एक दिन मीना अपनी पुस्तक पढ़ने में मगन थी, तभी उसे जोर जोर से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तंद्रा भंग होते ही उसने नजर उठाकर देखा तो वो महिला, जो अपने बच्चे का अभी अभी एडमिशन करवाई थी, वो क्रिकेट वाले बच्चों को डांट रही थी। तुम लोगों को यहाँ खेलना बंद करवा दूंगी। तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? यहाँ मैदान को गंदा करते हो, यहाँ वहाँ ईंटें को फैलाकर रख देते हो। महिला ने लगभग निर्णय सुनाते हुए कहा, साफ शब्दों में बच्चों को, यहाँ से जाओ, तुम लोग दूसरी जगह पर जाकर खेलो, और ये गंदगी तुम लोगों ने फैलाई है उसे हटाओ। यहाँ से ईंट और एक एक टुकड़े को साफ करो। और कुछ उन लड़कों में से एक उनसे बहस करने लग गया। मीना ने अच्छी तरह से उस लड़के को देखा। 12-13 साल का रहा होगा वो लड़का। व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट और आर्मी वालों के जैसे हेयर कटिंग और गोरा लड़का। थोड़ी देर बाद और लोगों के आने पर लड़ाई शांत हुई और बच्चे वहां से चले गए। लगभग 30 मिनट बाद वो लड़का, हाँ वही लड़का, व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट एंड आर्मी वाला हेयर स्टाइल, अपने कुछ छूटे हुए सामान को लेने वापस उसी जगह पर आया। पता नहीं क्या हुआ, पर मीना को लगा उसे उससे बात करनी चाहिए। वो मीना से लगभग 15 मीटर की दूरी पर था। मीना ने उसे आवाज लगाया, इधर आओ बेटा। उसने मीना की तरफ देखा। उसे लगा मीना उसे नहीं, किसी और को जो उसके पीछे है उसे आवाज दे रही है। तो पीछे कौन खड़ा है उसे देखने के लिए वो पीछे पलटा। पलटने पर मीना ने जोर से आवाज दिया, इधर आओ सोना। क्या कहा मीना ने? इधर आओ सोना। वो लड़का इशारे से पूछा, मैं। मीना ने कहा, हाँ आप आइए मेरे पास। लड़का आश्चर्यचकित था, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। पास आकर उसने विस्मय भाव से पूछा, क्या कहा था आपने अभी मुझे? मीना ने सरलता से कहा, बेटा मैं आपका नाम नहीं जानती थी, इसलिए जैसे प्यार से मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, सोना मेरे पास आओ, वैसे ही मैंने आपको बुलाया। लड़के ने फिर पूछा, आपने मुझे सोना कहा था? मीना ने हाँ में सिर हिला दिया। अब आगे क्या हुआ आप सुनना चाहेंगे? जरूर बताऊंगी आगे क्या हुआ। थोड़ी सी तृष्णा बना के रखिए, आपको खुशी मिलेगी जान के आगे क्या हुआ। पर उसके पहले छोटी सी दूसरी कहानी। एक दिन की बात थी। एक 60 वर्षीय पुरुष एक कार्यालय की रिसेप्शन एरिया में जाकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोग चोर हो, मेरा पैसा लूट लिए, मुझे धोखा दिया है तुम लोगों ने। क्या क्या कहकर तुमने मुझे घर बेचा था, और अभी क्या कंडीशन है, और भी बहुत सारी बातें। वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी और शायद ग्राहक किसी शिकायत की वजह से अपनी नाराजगी लगातार बयां कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट आई और बहुत ही मधुर वाणी से बोली, सर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व कर देंगे, काइंडली आप सोफे पर आकर बैठे। ग्राहक ने तो जैसे कुछ सुना ही ना हो, वो चिल्ला ही रहा था। 3-4 बार प्रयास करने के बाद ग्राहक के ना मानने पर रिसेप्शनिस्ट ऑफिस के एक एग्जीक्यूटिव को मदद के लिए बुलाने गई। एग्जीक्यूटिव ने भी आकर भरकर कोशिश की। वो ग्राहक को शांत कर रहा था, पर ग्राहक तो जैसे हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर बैठा था। वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था।
30 मिनट तक लगातार चिल्लाने का सिलसिला जारी रहने के बाद हार मानकर सभी एग्जीक्यूटिव कंपनी के मैनेजर के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा बताई। सभी कोशिशों के बावजूद वो ग्राहक को शांत नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजर 30 वर्षीय युवा नौजवान था, देखने में प्रोफेशनल और अनुभवी था। उसने शांतिपूर्वक अपने टीम मेंबर की बात सुनी और अपने कैबिन से बाहर आकर ग्राहक को झुककर नमस्कार किया और उनका हाथ खींचकर अपने कैबिन में ले गया। उसने बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछा, आप परेशान लग रहे हैं सर, प्लीज बैठ जाइए। ग्राहक ने नामे सिर हिला दिया। तब तक दोनों ग्राहक और मैनेजर खड़े ही थे और दोनों के बीच लगभग 1 से 2 फीट की दूरी थी। अब ग्राहक मुंह से कुछ नहीं कह रहा था, पर उसकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज उसके नाराजगी को जाहिर कर रही थी। गुस्से में लाल चेहरा और शरीर से कपकपाहट दिख रहा था। मैनेजर ने फिर से आग्रह किया, लीजिए पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ग्राहक ने फिर से मना कर दिया और मैनेजर ने उसके बाद जो किया शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। एक बंद कमरे में जहां उन दोनों के अलावा कोई भी और मौजूद नहीं था, पता नहीं उन्हें कहां से प्रेरणा मिली या उनमें कहां से इतनी हिम्मत आई। उन्होंने 60 वर्षीय ग्राहक को गले से लगा लिया और कसकर पकड़ लिया। लगभग 5 मिनट तक वो दोनों उसी स्थिति में रहे। 30 सेकंड बाद ग्राहक के चेहरे में आंसुओं की धारा थी। वो लगातार रोए जा रहे थे और छोटे बच्चे की भांति सुबकते रहे। वो रोना बंद ही नहीं कर पाए तब तक जब तक उनके अंदर की पूरी ग्लानि बाहर न निकल गई। शायद वर्षों से किसी ने उन्हें प्यार नहीं किया था, ना ही पुचकारा था, ना ही गले लगाया था, ना स्पर्श का जादू दिया था। वो मैनेजर को एकटक देखते ही रहे और अब वो उन्हें सर से बेटा कह रहे थे। जब ग्राहक शांत होकर कुर्सी पर बैठे तो मैनेजर ने उनसे पूछा, आपको क्या तकलीफ है? ग्राहक ने कहा, कुछ नहीं, और वो मुस्कुराकर चल दिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं उन्हें किस चीज की जरूरत थी? मेरे ख्याल से सच्चे प्रेम की। वर्जीनिया सेंटर कहती है, जिंदा रहने के लिए हमें दिन में 4 बार गले मिलने की जरूरत होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें दिन में 8 बार गले मिलने की जरूरत होती है। विकास करने के लिए हमें दिन में 12 बार गले मिलने की जरूरत होती है। आप दिन में कितने बार अपने प्रियजन से गले मिलते हैं? मैनेजर और ग्राहक की कहानी में आप इतने गुम तो नहीं हो गए हैं कि व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट और आर्मी हेयर स्टाइल को भूल गए हैं। थोड़ी सी बेकरारी बरकरार रखिए और अंत आपको अच्छा ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं तीसरी कहानी। क्या आपको याद है हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक क्या है? जी हाँ, हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है आपके होने से फर्क पड़ता है। ये कहानी हमने बेस्ट सेलिंग बुक चिकन सूप फॉर द सोल से लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि निश्चित तौर पर ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। न्यूयॉर्क की एक टीचर ने एक अनूठा काम किया। उन्होंने हाई स्कूल में अपने हर सीनियर विद्यार्थी का सम्मान किया और उन्हें बताया कि उनके होने से टीचर को कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने डेल मार, कैलिफोर्निया में रहने वाली हेलिस ब्रिजेस की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए क्लास के हर विद्यार्थी को एक एक करके सामने बुलाया। सबसे पहले तो उन्होंने हर विद्यार्थी को बताया कि उसका उन पर और क्लास पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने हर विद्यार्थी को एक नीला रिबन दिया जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे होने से फर्क पड़ता है। इसके बाद टीचर ने एक क्लास प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। वे यह देखना चाहती थी कि महत्व मिलने के एहसास का लोगों पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने हर विद्यार्थी को 3 रिबन दिए और कहा कि वे बाहर जाकर किसी को सम्मानित करें और सम्मान की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। विद्यार्थियों को बाद में यह पता लगाना था कि उनके दिए गए रिबनों से किसने किसका सम्मान किया था। उन्हें 1 सप्ताह बाद इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्लास में देनी थी। उस क्लास का एक लड़का एक कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव के पास गया। उस एग्जीक्यूटिव ने लड़के के करियर की योजना बनाने में उसकी मदद की थी, इसलिए लड़के ने उसे सम्मानित करते हुए उसकी शर्ट पर एक नीला रिबन लगा दिया। फिर लड़के ने जूनियर एग्जीक्यूटिव को 2 और रिबन देते हुए कहा, हम स्कूल में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप भी किसी का सम्मान करके उसकी शर्ट पर एक नीला रिबन लगा दें। इसके बाद आप उससे बचा हुआ रिबन दे दें ताकि वह किसी और व्यक्ति का सम्मान करके
इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। फिर मेहरबानी करके मुझे परिणाम बताएं। जूनियर एग्जीक्यूटिव उसी दिन कुछ समय बाद अपने चिड़चिड़े बॉस से मिलने गया। उसने अपने बॉस के सामने बैठकर उन्हें बताया कि वह उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है और उन्हें रचनात्मक जीनियस मानता है। यह सुनकर बॉस हैरान रह गए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ने उनसे कहा कि क्या वह उनकी जैकेट पर नीला रिबन लगा सकता है। उसके हैरान बॉस ने हाँ क्यों नहीं ऐसा रिप्लाई दिया। जूनियर एग्जीक्यूटिव ने अपने बॉस की जैकेट पर उनके दिल के पास नीला रिबन लगा दिया। फिर उसने उन्हें एक और रिबन देते हुए कहा, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप किसी का सम्मान करें और उसे यह रिबन लगा दें। जिस लड़के ने मुझे रिबन दिए थे वह स्कूल में एक प्रोजेक्ट कर रहा है। वह इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ाकर यह पता लगाना चाहता है कि इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस रात जब बॉस घर गया तो उसने अपने 14 साल के बेटे को अपने सामने बैठाया और कहा, आज एक बड़ी अजीब बात हुई। आज एक जूनियर एग्जीक्यूटिव ने आकर मुझे बताया कि वह मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक है और मुझे रचनात्मक जीनियस मानता है। जरा सोचो। फिर उसने मेरी जैकेट पर यह नीला रिबन लगा दिया जिस पर लिखा है, मेरे होने से फर्क पड़ता है। उसने मुझे एक और रिबन देकर कहा कि मैं किसी और का सम्मान करके उसके सीने पर यह रिबन लगा दूं। आज जब मैं कार से घर लौट रहा था तो मैं सोचने लगा कि इस रिबन से किसे सम्मानित करूं। तभी मेरे दिमाग में तुम्हारा विचार आया। मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और घर लौटने के बाद भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूं। कई बार मैं तुम पर चिल्लाता भी हूँ कि तुम्हारे स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए और तुम्हारा बेडरूम कितना गंदा है। लेकिन आज रात को मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी माँ के अलावा तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुमको सचमुच दिल से प्यार करता हूँ। हैरान लड़का सुबकने लगा और सुबकता ही रहा। वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। उसने अपने पिता को देखा और आंसू छलकाते हुए बोला, डैडी, मैंने कल आत्महत्या करने की योजना बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, हर व्यक्ति महान हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास कॉलेज की डिग्री हो। सेवा करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप व्याकरण में कर्ता या क्रिया को सही तरीके से मिला सकते हो। आपको सिर्फ दया से भरे दिल की जरूरत है, प्रेम से परिपूर्ण आत्मा की जरूरत है। चलिए लौटते हैं व्हाइट शर्ट पर। आपको ख्याल तो है ना कहानी में हम कहाँ पर रुके थे। मीना ने उसे पास बुलाकर बिठाया और समझाया आपको क्या कहना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। आपका अपने व्यवहार में कंट्रोल है, सामने वाले पर नहीं। और भी बहुत कुछ जैसे बड़े बच्चों की भलाई के लिए उन्हें समझाते हैं। व्हाइट शर्ट की कानों में तो बस 2 ही अक्षर गूंज रहे थे, सोना। शायद इससे पहले किसी ने उसे इस तरह से नहीं बुलाया था। और मीना और उसकी दोबारा कभी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। हाँ, पर रोज नजरों से और इशारों से वार्तालाप होती थी। उसके बाद से व्हाइट शर्ट हमेशा सलीके से कपड़े पहनकर आता था। शायद उसे आभास था कोई है जो उसे देखता है। वो इशारों में बताता, आज नई शूज ली है। मीना उसे देखकर मुस्कुरा देती। वो सर झुकाकर मीना को नमस्ते करता और अब उस ग्रुप के बाकी बच्चे भी मीना को देखकर नमस्ते करते थे। और जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी, अब उन बच्चों ने फर्राटेदार गालियां देना बंद कर दिया था। वो बाकी बच्चों के जैसे साधारण भाषा में बात करते थे। मीना के कहे मीठे शब्द सोना ने उन बच्चों की जिंदगी बदल दी। जब व्हाइट शर्ट से पूछा गया, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप बदल गए, इस पर उसकी प्रतिक्रिया थी, मैं अब खुद को पसंद करता हूँ। हाँ, ये मोहब्बत ही तो है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्थानांतरित होता है, हमें खुद को पसंद करने के लिए ललायत कर देता है। वेन डायर ने कहा है, जब आप किसी बच्चे की आत्म छवि में सुधार देखेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि उसकी उपलब्धियां और सफलताएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि
आप एक ऐसा बच्चा देखेंगे जो अब जिंदगी का ज्यादा मजा लेने लगा है। दोस्तों, आप कहें या ना कहें, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि आपको कहानियाँ पसंद आई होंगी और हम भी पसंद आए होंगे। हमारे प्रेम को भी इसी प्रकार बरकरार रखने के लिए लाइक ज़रूर करें और इस कहानी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। हम चाहते हैं इस पृथ्वी पर सभी इंसान एक दूसरे से निस्वार्थ भावना के साथ प्रेम करें और हमें कमेंट करके बताएं आज की कहानी आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें और कल सुबह 8 बजे की छोटी कहानी को सुनने के लिए तैयार रहें। आपका अपना कीमती समय और प्यार देने के लिए धन्यवाद। इस प्रेम की कड़ी को आगे बढ़ाते चलें।